अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने आइसोटोप्स को जो है वो डिस्कस कर लिया था। एक चीज़ हम लोगों ने एटॉमिक मास की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास क्या होता है, कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी आइसोटोप्स आ रहे होते हैं उनके मासेस को निकालो और उनको मल्टीप्लाई कर दो उनकी परसेंटेज अबंडेंस यानी उनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ। जितने आइसोटोप्स हैं उन सब के मासेस को निकालो और उनको मल्टीप्लाई कर दो उनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ और फिर सबको जमा कर दो, तो आपके पास उस एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाता है। तो अब आइसोटोप का मास और उसकी रिलेटिव अबंडेंस कैसे निकालते हैं बेटा? एक इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम आइसोटोप्स के मासेस निकालते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कैलकुलेट एग्जैक्ट masses of isotopes with their relative abundance। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप आइसोटोप के मासेस को कैलकुलेट करो उनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर की बेटा दो टाइप्स को हमारे कोर्स में हाईलाइट किया गया है। एक एस्टन स्पेक्ट्रोमीटर और एक डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर। बात की जाए बेटा अगर स्पेक्ट्रोमीटर के कंपोनेंट्स की, स्पेक्ट्रोमीटर की बेटा अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपके पास आ जाता है बेटा वेपराइजेशन चैम्बर। सबसे पहला जो बेटा कंपोनेंट होता है स्पेक्ट्रोमीटर का, कोई सा भी हो, चाहे वो एस्टन स्पेक्ट्रोमीटर हो या डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर हो, कोई सा भी स्पेक्ट्रोमीटर हो, सबसे पहला कंपोनेंट बेटा इसका क्या होता है? वेपराइजेशन चैम्बर होता है। इसमें नाम से पता चल रहा है बेटा क्या होती है? वेपराइजेशन ऑफ सैंपल occurs by reducing the pressure up to 10 की पावर -6 से 10 की पावर -7 टॉर। ठीक है। वेपराइजेशन चैम्बर में बेटा जो भी आपका सैंपल है जिसके आपको आइसोटोप्स के मासेस कैलकुलेट करने हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ, उनको सबसे पहले वेपराइज करते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ को वेपराइज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर लो करना पड़ेगा। सही है। प्रेशर लो करोगे तो मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे, यानी आपके जो भी कंपोनेंट है वो वेपराइज हो जाएगा। सही है। तो सबसे पहले बेटा स्पेक्ट्रोमीटर में आपके सैंपल को जो है वो वेपराइज किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा वो होता है आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है बेटा? नाम से पता चल रहा है, आयोनाइजेशन होती है आपके सैंपल की। आयोनाइजेशन ऑफ सैंपल occurs by using either
अल्फा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन बीम। सही है। आयोनाइजेशन करानी हो बेटा तो आप रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में ये पढ़ चुके हो कि आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स की होती है, उसके बाद जो है बेटा वो बीटा पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन की होती है। तो किसी भी गैस को आयोनाइज आपने कराना हो, क्योंकि आयोनाइजेशन जो होती है वो वेपर्स फेस में ही होती है, इसीलिए हम स्पेक्ट्रोमीटर में पहले वेपर्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में से हम उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल के आइंस में कन्वर्ट नहीं कर रहे, वेपर्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपसे ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि भाई स्पेक्ट्रोमीटर में जो आयोनाइजेशन होती है वो किस स्टेट में होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस यानी वेपर, तो वेपर स्टेट पे टिक करोगे। ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक करवाते हैं आपके सैंपल पे, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाता है, और आपका जो सैंपल है बेटा वो पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो जब आपका सैंपल बेटा आइंस में कन्वर्ट हो गया तो उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। सही है। पॉजिटिव आइंस आपके बन गए, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियल ऑफ या वोल्टेज ऑफ 500 से 2000 वोल्ट के दरमियान अप्लाई करते हैं, अप्लाइड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव आइंस। ठीक है। तो जो आपकी आयोनाइजेशन होती है उनको मूव कराने के लिए, एक्सेलरेट कराने के लिए हम वोल्टेज पास करते हैं। उसके बाद वो जो एक्सेलरेटेड आइंस है बेटा उनको हम पास करवाते हैं किस में से, मैग्नेटिक फील्ड में से। जहाँ पे बेटा क्या होता है, उन आइंस को डिफ्लेक्शन मिलती है अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशो। जब भी कोई आइन मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वो अपने पाथ से कितना डिफ्लेक्ट होगा, ये चीज़ डिपेंड करती है उनके चार्ज टू मास रेशो पे या मास टू चार्ज रेशो पे। अच्छा, ये सेम एक्सपेरिमेंट आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में भी करते हो। जे थॉमसन का, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो निकाला था, तो कुछ उसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। ये कि इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाया था, पहले एक्सेलरेट करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर मैग्नेटिक फील्ड में उसको पास किया था जिसमें आके उनकी डिफ्लेक्शन होती है, और फिर उस तरीके से उसको बैलेंस वगैरह करके उन्होंने पूरा फॉर्मूला निकाला था। वो फॉर्मूला भी हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो खैर वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे मेरे ख्याल पे आपने पढ़ा होगा चार्ज टू मास रेशो, E/m पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारी बुक में M/E का जिक्र है, यानी मास टू चार्ज रेशो का जिक्र है। तो मतलब अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि भाई स्पेक्ट्रोमीटर में जो आइसोटोप्स की सेपरेशन होती है या उनका मास जो हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो बेटा निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, चार्ज टू मास रेशो की बेस पे या मास टू चार्ज रेशो की बेस पे, तो मास टू चार्ज रेशो की बेस पे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है उस पर टिक करना। हाँ, अगर वो ना हो तो फिर चार्ज टू मास पर टिक कर सकते हो, क्योंकि बात एक ही है। बस वहाँ पे फिजिक्स में जो आप पढ़ते हो उसमें E/m आ रहा होता है फॉर्म, E/m निकालते हैं, यहाँ पे हम M/E निकालते हैं, मास टू चार्ज रेशो निकालते हैं। सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड में से बेटा जब हम आइंस को पास कराते हैं तो उनको डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। पॉजिटिव आइंस आर डिफ्लेक्टेड इन अ magnetic field according to their mass to charge ratio। सही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बेटा आता है, फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ये जो फॉर्मूला इन्होंने पूरा ड्राइव किया था, वो ड्राइव कैसे हुआ उसमें हमने नहीं जाना,
वो आप फिज़िक्स में पूरी डेरिवेशन पढ़ते हो। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, h² r² / 2e। सही है। m मास है, e चार्ज है, तो m/e मास टू चार्ज रेशो हो गया। h यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिक्स में शायद आप लोग पढ़ते हो तो उसको b कहते हो। बहरहाल यहाँ पे हमारी बुक में h से एक्सप्रेस किया है, तो फिजिक्स वाला फॉर्मूला भी अगर आप देखो तो बस यहाँ h की जगह b होगा। r अगर उसको एक बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड में हम पास कराएं तो जितनी डिफ्लेक्शन उसको देखने को मिलेगी, या आप सिंपल इसको यूँ कह लो कि भाई अगर वो यूँ अपने रास्ते से जा रहे थे तो यूँ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया अगर, तो अगर आप इस पूरे को कंप्लीट करोगे तो ये एक सर्कल सा बनेगा। तो r उस सर्कल का बेटा क्या है, रेडियस है। ठीक है, r उस सर्कल का रेडियस है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें से हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला आता है मास टू चार्ज का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम ये होता है बेटा कि उन आइंस को डिफ्लेक्ट कराना मास टू चार्ज रेशो की बेस पे। मास टू चार्ज रेशो देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशो के हिसाब से होगी। ठीक है, यानी आपके जितने भी क्या कह लो वो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। जैसे मिसाल है, कोई कार्बन में से 3 आइसोटोप्स होते हैं, या हाइड्रोजन की बात कर लो उसमें 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो वो 3 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि तीनों का मास टू चार्ज रेशो अलग अलग है। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम ये है कि जितने भी पॉजिटिव आइन जब उस फील्ड में से जाएंगे तो उनमें जो डिफ्लेक्शन होगी बेटा वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला होगी, यानी वो जो उनमें डिफ्लेक्शन होगी वो उनके चार्ज टू मास रेशो की बेसिस पे होगी। उसके बाद फाइनली बेटा आपके वो जो आइसोटोप होंगे वो जाके टकराएंगे किससे, इलेक्ट्रोमीटर से। इलेक्ट्रोमीटर या फिर जिसे आइन कलेक्टर भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं या फिर आइंस कलेक्टर भी कहते हैं। ये क्या करेगा, उन पॉजिटिव आइंस को, नाम ही कलेक्टर है, कलेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो। जितने एक तरह के आइंस को वो कलेक्ट करेगा उससे आपको उस आइसोटोप की अबंडेंस पता चल जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 100 आइंस पास कराए, ठीक है, अब उसमें से एक मखसूस जगह पे मिसाल के तौर पर 80 आइंस जाके टकराए, तो इसका मतलब उसकी अबंडेंस, उस आइसोटोप की अबंडेंस कितनी बेटा, 80%। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि भाई 80% टकराए? एक मिसाल है, काउंटर लगा होगा, एक मिसाल दे रहा हूँ कि भाई एक जाके टकराया तो वो काउंट करके बता देगा 1, एक और टकराया तो वो बता देगा 2, एक और जाके टकराया तो वो लिखा आ जाएगा 3। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि कलेक्टर लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, जो क्या करेगा, एक मखसूस जगह पे जितने आइसोटोप्स आपके जो कि आइंस में कन्वर्ट हुए हुए हैं वो जो आके टकरा रहे हैं तो उनको काउंट करके बता देगा किसी भी तरीके से, तो उससे आपको उस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस पता चल जाएगी। फिर इसी सेम एक्सपेरिमेंट को बेटा हम करेंगे कार्बन 12 को लेते हुए। आपने पढ़ा होगा ना कि आइसोटोप्स के जो मास निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, कार्बन 12 से कंपेयर करके निकालते हैं। ठीक है, तो कार्बन 12 से कंपेयर करते हुए जब मैं सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा करूंगा तो उससे कंपेयर करते हुए मुझे उस आइसोटोप का मास भी पता चल जाएगा कि वो जो एक मखसूस जगह पे जो आइसोटोप्स इतने आके टकरा रहे थे उनका बेसिकली मास कितना है, अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट को कार्बन के साथ करूंगा तो। ठीक है, तो ये बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर को जो है वो हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिस्कस किया। तो ये वो टॉपिक्स थे बेटा, एक पिछली वीडियो में आइसोटोप्स का टॉपिक डिस्कस किया, इसमें भी आइसोटोप्स ही था, आइसोटोप्स का मास उनके अबंडेंस के साथ, टॉपिक का नाम मास स्पेक्ट्रोमीटर था। तो ये 2 वीडियोस में बेटा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की जो
पंजाब बोर्ड में जो चीज़ें हैं जो कि नस्ट वगैरह में या पीएमसी वगैरह में आ सकती है वो हमने डिस्कस की। ठीक है बेटा, तो फिलहाल इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।